नमस्कार साथियों, मैं हरी नकपुरे फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसे यहां पर आप स्पष्ट रूप से समझ में आ ही रहा है कि हम बात किसकी करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में भी हम बात किसकी करेंगे? राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे और राज्य स्तर की बात करेंगे। मतलब हम पूरा ओवरऑल जो है हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे और साथ में उसमें जो है इंक्लूड करेंगे स्टैटिक जीके को, ताकि जो है हम हमसे जो पॉइंट जो बने, ताकि अगर जैसे कोई एग्जाम में अगर कोई पॉइंट पूछ रहा है, जैसे बीसीसीआई के बारे में पूछा, तो आपको बीसीसीआई के बारे में पता होना चाहिए, विस्तार से आपको पूरा पता होना चाहिए। यहां पर देखिएगा हम किन किन पॉइंटों की हम बात करेंगे, हमने ये तो समझ लिया। साथ में हम किन पॉइंटों पर जाएंगे, जैसे हमने बात किया बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई चर्चाओं में क्यों है, हम इसकी बात करेंगे। करंट अफेयर्स में सिर्फ आपको यही चीजें आपको पढ़नी होगी कि चर्चाओं में क्यों है। लेकिन अगर आपको बीसीसीआई से संबंधित अगर विथ डिटेल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुई, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमें करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि करंट अफेयर्स की जो उपयोगिता है आने वाली हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। ताकि और देखिएगा, हम 5 से 6 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण उपयोगी भी होते हैं। साथ में हम लोग जो है इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके और जीके जीएस से रिलेटेड करके हम लोग इसे आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। किस तरीके से हमने देखना है, हमने इसको भी समझ लिया है। करंट अफेयर्स की जो देखिएगा, करंट अफेयर्स इतने सारे हो जाते हैं कि एक दिन में आप जो है एक बुक पढ़ सकते हैं। मतलब एक बुक इतने छप जाते हैं, मतलब ये बोला जाए कि करंट अफेयर्स इतने सारे हो जाते हैं कि एक बुक छप जाती है। तो हमें उन सब करंट अफेयर्स को मद्देनजर नहीं रखना है कि मतलब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम उन्हीं पॉइंट की बात करेंगे और उनसे संबंधित जो है फैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हम लोग जो है 1 बाय 1 जो है करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे हम लोग जो है जो रहेगा वीकली रहेगा। हर सप्ताह में हमारे जो करंट अफेयर्स आ जाएगा सैटरडे को। मतलब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि रविवार से लेकर के शनिवार तक जितने भी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, ये पूरा का पूरा जो है आपको कहाँ मिलेगा? शनिवार के दिन आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग जो है करंट अफेयर्स जो है डेली अगर आप पढ़ते हो, हर दिन के अगर 10-10 क्वेश्चन भी निकालते हो, तो एक सप्ताह में एक महीने में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। उनको भी पढ़ना जरूरी है और साथ में आप जो है करंट अफेयर्स के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। तो हमें सप्ताह में एक बार जो है करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है। और साथ ही साथ जो है हम करंट अफेयर्स के अलावा हम लोग जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको मिल जाएगा और हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए, यहां पर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। चर्चाओं में है SSLV D3। अब ये चर्चाओं में SSLV D3 क्यों है, तो इसके बारे में हमें विस्तार से समझना है। क्यों चर्चाओं में आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, और लॉन्च किया भी गया तो कहां किया गया, इसे हम विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, SSLV की अगर हम बात करते हैं तो SSLV जो है इसरो के द्वारा, मतलब जैसे आप लोग जानते हैं इसरो क्या है ना, इसरो के द्वारा जो लॉन्च की गई एक लॉन्चिंग व्हीकल है। मतलब जो है अंतरिक्ष में जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, मतलब जो अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वो किसी न किसी एक व्हीकल के माध्यम से उसे ले जाया जाता है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? SSLV की बात कर रहे हैं, SSLV D3। तो SSLV D3 के माध्यम से हमने EOS 8 का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है। अब ये EOS जो है 8 जो है ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। समझ में आ रहा है? ये एक प्रकार से क्या है? उपग्रह है। ये किसका अवलोकन करेगा? पृथ्वी का अवलोकन करेगा। तो यहां पर हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि EOS जो है SSLV D3 के माध्यम से एक भेजा गया उपग्रह है, जिसे
कहां पर भेजा गया होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, SSLV स्पेस, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्पेस के द्वारा ही हम जितने भी पृथ्वी के ऊपर ऑब्जर्व करने वाले जो सैटेलाइट होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अवलोकन करने के लिए EOS की जो है यहाँ पर जो है प्रक्षेपण किया गया, और EOS जो है किसका जो है अवलोकन करेगा, पृथ्वी का करेगा। इसे भेजने वाली संस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसरो के द्वारा जो है अगस्त 2024 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। अब इसे अभी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो आगे आने वाली एग्जाम में पूछ सकता है, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, इसलिए इसे हमें समझना होगा। ये जो जो SSLV D3 है, इसकी सफलतापूर्वक उड़ान की गई है। ये छोटे रॉकेट है, मतलब जो है SSLV को जो है एक प्रकार से देखा जाएगा तो इसे रिसेंटली में अभी लॉन्च किया गया है SSLV को, है ना। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब छोटे सैटेलाइट को ले जाने वाला एक क्या है, व्हीकल है। तो इसकी जो सफलतापूर्वक जो उड़ान हुई है और ये छोटे रॉकेटों को ले जाने वाला है। अब इसकी जो है छोटे रॉकेटों को ले जाएगा कहां, तो ये पृथ्वी की निचली कक्षा में लेकर के जाएगा। ये पृथ्वी की निचली कक्षा की अगर बात करेंगे तो 128 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक ये सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। समझ में आया। अब ये जो SSLV जो D3 है ये इतना पावरफुल है कि ये जो क्या करता है कि कुल मिलाकर के 500 किलोग्राम के जो सैटेलाइट है उसको भी ले जाने की क्षमता अपने आप में रखता है, ठीक है। 100 यहां पर देखिएगा 500 किलोग्राम के वजन के उपग्रहों को ले जा सकता है, साथ में अपने वजन को भी अगर इसमें काउंट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर के 120 टन का ये हो जाता है। और इन सैटेलाइट को कहां पर लॉन्च किया जाता है, पृथ्वी की निचली कक्षा में। जैसे हम बात करेंगे पृथ्वी की ऊपरी कक्षा की, अगर बात करेंगे जहां पर सैटेलाइटों को लॉन्च कर दिया जाता है जो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आते, तो ये जो आपको मिल जाएगा 36,000 किलोमीटर की जो है ऊंचाई पर उन सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। हमने विस्तार से इन सैटेलाइट को पढ़ा। यहां पर जो है SSLV D3 की बात किया जिसने EOS मतलब जो है अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, जिसको अगस्त में लॉन्च किया। इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब बात आ जाती है कि इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है भारत में जितना भी अंतरिक्ष का अन्वेषण कार्य करने वाली संस्था कौन है, इसरो है, ठीक है। अब बात यह आ जाती है इसरो की, तो यहां पर इसकी स्थापना भी याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेगा। और इसरो क्या कार्य करती है, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको सारे एंगल से क्वेश्चन पता होना चाहिए और सारे तरीके से क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। बेंगलोर कहां पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। अब यहां पर इसके प्रमुख की अगर बात करेंगे, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए एस सोमनाथ जी जो है इसके वर्तमान में प्रमुख है। यहां तक क्लियर हुआ। हमने बात किसकी किया है, SSLV D3 की बात किया है। अगर हम बात करेंगे SSLV जो है इसरो के द्वारा स्पेस में लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइटों की अगर हम बात करें या फिर उनको ले जाने वाले व्हीकलों की अगर हम बात करें, तो यहां पर उनको ले जाने वाले व्हीकल हमें इसरो के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं SLV, ठीक है। SLV पहले जो है सबसे पहले SLV को लाया गया, फिर उसके बाद में ASLV को लाया गया, फिर तीसरे नंबर पर PSLV आया, चौथे नंबर पर GSLV आया, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है छोटे जो सैटेलाइटों को ले जाने वाला जो एक व्हीकल है उसका नाम क्या है, SSLV। मतलब यहां पर जो है एक प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले SLV को उपयोग में लाया जाता था जो पृथ्वी की निचली कक्षा में ही लॉन्च किया जाता था। तो इसी प्रकार से हमने इसको क्लियर किया है। अब यहां पर याद रखिएगा इनके माध्यमों से PSLV, GSLV और SLV के माध्यमों से हमने जैसे यहां पर जो है चंद्रयान मिशन भी भेजा है ना। चंद्रयान की अगर बात करेंगे तो चंद्रयान मिशन हमारे कितने हुए हैं, तो हमें याद रखना होगा कि सबसे पहला मिशन जो कब गया था, 2013 में गया था। दूसरा मिशन की अगर हम बात करेंगे तो 2019 में दूसरा मिशन गया।
तीसरे मिशन की हम बात करेंगे तो तीसरा मिशन कब गया, 2023 में गया। यहां पर हमने चंद्रयान मिशन को देख लिया। यहां पर देखिएगा मंगलयान मिशन, आपको याद रखना होगा मंगलयान मिशन, ठीक है, मंगलयान मिशन। अब ये मंगलयान मिशन आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि भारत जो है पहले ही प्रयास में, ठीक है, पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला जो है पहला देश बन चुका है। समझ में आया, ठीक है, पहला देश बन चुका है। इसी के साथ में हम मंगलयान को कब हमने भेजा मंगल की सतह पर, तो यहां पर आपको याद रखना होगा 2014 में इसे भेजा। तो ये हमने दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया है, ताकि देखिएगा यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि चंद्रयान प्रथम कब गया, चंद्रयान सेकंड कब गया, मंगलयान प्रथम कब गया, ठीक है। तो यहां पर जो है एक प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे मंगलयान से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल ग्रह पर जाने वाले ग्रहों की अगर बात करेंगे तो उसकी सतह पर पहुंचने वाले देशों की अगर बात करेंगे तो भारत जो है चौथा देश बन चुका है, ठीक है, चौथा देश बन चुका है। यहां पर आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। यहां पर हमने क्या देखा, मंगलयान, मंगलयान जो है भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला एक देश बन चुका है और ये पहला देश बन चुका है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, चंद्रयान को हमने समझा इस प्रकार से। आगे देखते हैं। और ये जो SSLV की हम बात कर रहे थे, SSLV जो है D3 जो अभी जो लेकर के गया है सैटेलाइटों को, तो ये क्या होगा, ये 3 लेयरों में बटा हुआ है। जैसे यहां पर जैसे अगर बात करेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट लेयर है उसकी, है ना, फर्स्ट लेयर हो गई। उसके बाद में सेकंड लेयर की हम बात करेंगे इस प्रकार से, और थर्ड लेयर जो है आपको ये इस प्रकार से मिल जाएंगी। तो 3 चरणों में संचालित होने वाला एक मिशन है, कौन सा, SSLV मिशन, सॉरी SSLV जो है लॉन्चिंग व्हीकल है। ये कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है, ठीक है। आप जैसे इसको देख करके समझ में आ ही रहा होगा कि किस प्रकार से ये लॉन्च होता होगा। आगे देखते हैं। तो इसका जो है लॉन्चिंग व्हीकल जो हमने देखा कि कहां से इसे लॉन्च किया जाता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो अभी जो लॉन्च किया गया मिशन है, ठीक है, SSLV D3 के माध्यम से जो सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए उनको कहां से लॉन्च किया गया, तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। ये पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि SSLV, है ना, SSLV D3 को हाल ही में कहां से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, और ये है कहां पर, आंध्र प्रदेश में है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे पॉइंट की बात करते चलेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, विस्तार से समझेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो हम उसकी भी बात कर लेंगे। यहां पर देखिएगा चर्चाओं में है CBSE। जैसे आप पैटर्न के माध्यम से तो आप जानते ही हैं CBSE पैटर्न क्या होता है, NCERT पैटर्न क्या होता है, SCCRT पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया, एक निर्णय के माध्यम से हमें ये कहा गया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में कक्षा 9वीं से लेकर के 11वीं तक NCERT की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे कि हाल ही में 9वीं से लेकर के 11वीं तक NCERT पैटर्न, ठीक है, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा 9वीं से लेकर के 11वीं तक किस पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। आपको ये ऑप्शन में भी रहेगा, NCERT रहेगा, CBSE रहेगा, SCCRT रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए, आंसर भी पता होने चाहिए। 9वीं से लेकर के 11वीं तक NCERT पैटर्न का पाठ्य पुस्तक अनिवार्य किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया है, CBSE पैटर्न में किया गया है। वहीं पर हमें एक पॉइंट और याद रखना होगा कि 1ली से लेकर के 8वीं तक NCERT और SCCRT को अपनाना भी जरूरी हो चुका है। यहां पर जो है ये जो है भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो है नोटिस जारी किया गया। और भारत के वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री की अगर बात करेंगे तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, भारत के शिक्षा मंत्री की हम बात कर रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर CBSE
सीबीएसई में एनसीईआरटी पैटर्न का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है और यहाँ पर 8वीं से पहली से लेकर के 8वीं तक जो है एनसीईआरटी और एचईसीईआरटी पैटर्न को अपनाना अनिवार्य किया गया है। चलिए इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, चर्चा में मंकी पॉक्स। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, साथ में आप उनको भी जानते होंगे चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स क्या है, आप देखने से ही स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है दोनों एक दूसरे के सिमिलर नजर आते हैं बस, लेकिन दोनों में विषमताएं देखी जाती है। देखिएगा चर्चा में है मंकी पॉक्स, तो चर्चा में मंकी पॉक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आगे हम जो है उनके दिशा निर्देशों को जानेंगे। यहाँ देखिएगा चर्चा में है मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स जो है इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, एक प्रकार से पशु से, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है और मनुष्यों से पशुओं में फैलने वाली भी बीमारी है। तो ये एक प्रकार से जो है आप इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से संक्रामक बीमारी है। ठीक है, संक्रामक बीमारी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये किससे फैलती है, तो आप बता सकते हैं कि वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। ठीक है, वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखिएगा, गाइडलाइन जारी की गई है, राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है इस गाइडलाइन को जारी किया गया। अब ये मंकी पॉक्स की उत्पत्ति कहां से होती है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा कि मंकी पॉक्स की उत्पत्ति कहां से होती है, अफ्रीका से होती है। सन 2021 की अगर बात करेंगे तो 2021 में इसके लक्षण देखे गए थे, नाइजीरिया वाले क्षेत्र में देखे गए थे, और नाइजीरिया आपको कहां मिल जाएगा, अफ्रीका के देश, अफ्रीका के महाद्वीपों में मिल जाएगा, अफ्रीका का एक देश है। यहां देखिएगा भारत में 14 जुलाई 2022 को इसका पहला मामला देखा गया और 2022 में ही, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, WHO मतलब जो है विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2022 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एमपॉक्स कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना ही पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। WHO ने एमपॉक्स नाम कब किया, तो कब किया, 2022 में किया। दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो WHO ने 2022 में मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या किया, तो एमपॉक्स किया। तो ये आपको दोनों एंगल से आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर उत्पत्ति की बात की, उत्पत्ति कहाँ हुई, 2021 में अफ्रीका से हुई। आगे देखिएगा, अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं तो ये मध्य वाले अफ्रीका से ही आपको जो है ये इस प्रकार की जो बीमारी आपको देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो है दूषित भोजनों को खाया जाता है ना। अधिकांश यहाँ पर जो है खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पानी की आवश्यकता हो जाती है, और आप जानते ही हैं कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको यहीं पर मिल जाएगा, सहारा, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इसी वाले क्षेत्र से आप जो है वहां जो एक बीमारी फैली है जिसका नाम है मंकी पॉक्स, जो चिकन पॉक्स की तरह दिखाई देती है। मंकी पॉक्स के लक्षण की हम बात करेंगे तो फ्लू जैसे लक्षण के बाद दाने निकल आ जाते हैं, फ्लू हो जाता है, उसके बाद में दाने निकल आ जाते हैं शरीर में, उसके बाद में चेहरे पर, मुंह पर, हाथ पर, छाती पर, जननांगों पर दाने निकल आ जाते हैं। समझ में आ गया, यहां तक दाने निकल आ जाते हैं। दाने फुंसी या छाले जैसे दिख सकते हैं, दर्दनाक हो सकते हैं। अगला है, दाने अलग अलग चरणों में से गुजरते हैं जिसमें पपड़ी भी बनना शामिल है, मतलब जो है एक प्रकार से जो उसकी पपड़ी भी निकल जाती है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यहाँ पर जो किस प्रकार से उनके हाथों के ऊपर जो एक फोड़ी सी बनी हुई है, तो उसको जो एक पपड़ी सी बन जाती है बाद में। तो आगे देखते हैं, दाने ठीक होने से पहले कई चरणों से गुजरेंगे। ठीक है, मंकी पॉक्स के अन्य लक्षणों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बुखार आ जाता है, खरोच आ जाती है, सूजी हुई लिम्फ नोड्स हो जाती है, ठंड लगना, सिर दर्द हो जाना, है ना, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, थकान आदि शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये प्रमुख उसके लक्षण है। यहाँ पर देखिएगा, एमपॉक्स और कहाँ पाया जाता है ना, एमपॉक्स और कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर याद रखना दशकों तक एमपॉक्स मुख्यतः अफ्रीका में देखा जाता था, लेकिन कभी कभी संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में भी पाया जाता था। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, एमपॉक्स की। तो एमपॉक्स के हमने लक्षण कहाँ पर देखे, यहाँ पर ये जो मध्य वाला जो भाग में आपको जो दिखाई देगा, अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि एमपॉक्स अफ्रीका में देखा जाता था,
ठीक है, देखा जाता था, लेकिन कभी कभी ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में भी पाया जाता है। अमेरिका की बात कर, ये रहा अफ्रीका। अमेरिका की बात करेंगे तो ये वाला यहां पर आपको महाद्वीप मिल जाएगा, है ना। तो इस महाद्वीप में आपको क्या देखने को मिल गया, एमपॉक्स देखने को मिला। यहां पर देखिएगा 2021 की गर्मियों में नाइजीरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने वाले एक अमेरिकी निवासी एमपॉक्स का मामला पाया गया था। मतलब अमेरिका गया था, कहां का व्यक्ति, नाइजीरिया का। अब ये नाइजीरिया का व्यक्ति जो है एमपॉक्स वायरस को लेकर के कहां चले गया, अमेरिका। तो यहां पर जो है 2022 में ये इसकी पुष्टि हो जाती है और 2022 में यूरोप, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के बाहर ये एमपॉक्स फैल जाता है। तो इसी के साथ हमने यहां पर बात किया कि 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 2022 को ये जो है कहां पहुंच जाता है, भारत में पहुंच जाता है। ठीक है, विदेशों की यात्रा करने वाले लोगों में इसके प्रमुख लक्षण देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो आगे देखिएगा, अगला है चर्चा में आईओसी। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसे हमने पहले ही हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम प्रमुख करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो सप्ताह भर में चर्चाओं में रहे, ताकि आप जो है उन पॉइंटों को अच्छे तरीके से कवर कर पाए, है ना, और उनसे संबंधित जो अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग जो है पूरी तरह से उसको कवर कर सके। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हम उसको भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, देखो यहां पर है क्या, आईओसी। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, यहां तक हमने ये देख लिया। अब इस ओलंपिक कमेटी की स्थापना जब हुई उसके बाद में ही तो ओलंपिक शुरू हुआ। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 1896 से, ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक ओलंपिक जो है वर्तमान की अगर बात करेंगे तो 4 वर्षों बाद आयोजित होता है। ठीक है, 4 वर्षों बाद आयोजित होता है। हम इस पॉइंट को अभी रख देते हैं, यहां पर देखते हैं चर्चाओं में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक, इसको अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है आईओसी के, तो आपको याद रखना होगा थॉमस बाक। ये थॉमस बाक का जो कार्यकाल जो है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। समझ में आ गया, ठीक है, 2025 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि हम यहां जानते हैं कि 2013 से लेकर के 2024 तक ये पद पर बने हुए हैं। कब तक बने हुए हैं, 2013 से ये 2024 तक बने हुए हैं। यहां पर जो है इनके पद को और मतलब जो है इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष के लिए यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो ये कब तक रहेंगे, 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, इन्होंने 90वें अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता ग्रहण की है। यहां पर इनकी अगर बात करेंगे तो जब 90वें अध्यक्ष बन रहे थे 2013 के पहले की अगर बात करेंगे तो 13 के पहले किसका स्थान लिया, जैक्स रेगे नाम के एक व्यक्ति थे जो इनके अध्यक्षता करते थे। उनके बाद में जो है थॉमस बाक को अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, है ना, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ओलंपिक की। तो ओलंपिक जो है आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक कितने साल बाद आयोजित होता है, 4 साल बाद आयोजित होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ओलंपिक की अगर बात करेंगे तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, 1896 से हुई। 1896 से स्थापना हो गई। ठीक है, आईओसी मतलब जो है ओलंपिक को संचालित करने के लिए जो संस्था की स्थापना, समिति की स्थापना कब हुई, कमिटी कब बनी, तो यहां पर याद रखना 1894 में इस आईओसी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो ओलंपिक जो है आईओसी इसके अंतर्गत है, कमिटी है। ठीक है, 1894 में इस कमेटी की स्थापना हो जाती है। इस कमेटी के कुल मिलाकर के सदस्यों की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर इसके सदस्य देश कितने हैं, 205 सदस्य देश इसके सदस्य बने हुए हैं। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो सदस्य देश बने हुए हैं तो इसका अगर हम यहां पर देखें 1894 से इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे, ठीक है, मुख्यालय आपको कहां मिल जाएगा, तो इसके बारे में अच्छे से याद रखना होगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय आपको क्लियरली बताना होगा कि कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। और स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप का अगर देश है, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको बताना होगा किस महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहां तक क्लियर हुआ।
ठीक है, हमने यहाँ पर जो है आईओसी के बारे में समझ लिया कि 1894 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसके मुख्यालय इसका जो सदस्य देश कितने हैं, 205 है। मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। हम बात किसकी करते हैं, अब ओलंपिक की कर रहे हैं। तो ओलंपिक जो है प्रति 4 साल बाद आयोजित होता है। तो यहाँ पर 1896 में ओलंपिक, जो पहला ओलंपिक हुआ तो ये 1896 में हुआ, 4 साल बाद आयोजित होते रहता है। यहाँ पर याद रखना है कि 2024 में जो ओलंपिक हुआ ये कहां पर हुआ, ठीक है, करंट अफेयर्स में ये भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ, पेरिस में हुआ। पेरिस में हमने जो गोल्ड मेडल कितने जीते, कांस्य पदक कितने जीते, है ना, सिल्वर मेडल कितने जीते, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जो पेरिस में जो गोल्ड मेडल जीता हमने, तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो ये एक प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ पर आपको क्लियरली कह देना है, बताना है कि यहाँ गोल्ड मेडल जो है भारत ने 0 जीता। सिल्वर मेडल की अगर बात करेंगे तो सिल्वर मेडल भारत ने 1 जीता। ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 जीता। तो कुल मिलाकर के भारत के पास पदकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर आपको याद रखना होगा, कुल मिलाकर के पदकों की संख्या हो जाएगी 6, ठीक है। अब पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर आ जाता है, भारत की अगर बात कर रहे हैं हम तो 6 पदकों के साथ भारत जो है कुल मिलाकर के 71वें स्थान पर बना रहा। कितने स्थान पर, 71वें स्थान पर भारत का जो है स्थान रहा। और पहले स्थान की अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पर जो आपको मिलेगा यूएसए, ठीक है। कुल मिलाकर के 40 गोल्ड मेडल इसने जीता है, अकेले देश ने। अब यहां पर जो हुआ 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें एक और खेल शामिल किया गया, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक की अगर बात करें तो पैरा ओलंपिक भी जो कहां पर हुआ, पेरिस में हुआ। पेरिस में होने के साथ ही जो है पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर के 29 पदक प्राप्त किए। और 29 पदकों की अगर बात करेंगे तो 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर इनको काउंट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर के 23 पदक हो जाते, 29 पदक हो जाते हैं। इसी के अगर अंक पदक तालिका में भारत का स्थान देखें तो 18वें स्थान पर जो भारत का स्थान आता है। और शीर्ष स्थान की अगर बात करेंगे तो शीर्ष स्थान पर जो आपको मिल जाएगा कौन सा देश, चीन देश, ठीक है। चीन ने सबसे ज्यादा वहां पर जो है पैरा ओलंपिक में जो है पदक जीता है, ठीक है। अब पैरा ओलंपिक होता क्या है, पैरा ओलंपिक जो होता है कि एक प्रकार से जैसे दिव्यांग जनों का एक विशेष रूप से एक खेल होता है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, जिसमें बहुत सारी खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया जाता है, खेल जो क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से पैरा ओलंपिक अलग होता है और ये ओलंपिक अलग होता है। चलो आगे देखते हैं, हमने विस्तार से समझ लिया, ओलंपिक के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे। हाल ही में अभी थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है ना, पेटोंगटार्न सिनावात्रा। ये इनके नाम को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी आयु जो है 37 वर्ष है, 37 वर्ष है। तो यहाँ पर याद रखना थाईलैंड की 31वीं, है ना, 31वीं सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। इनकी पार्टी की अगर बात करेंगे तो फेउ थाई पार्टी है ना। थाईलैंड की अगर बात करेंगे तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, आपको बताना होगा। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, बैंकॉक है। बैंकॉक के साथ में इसकी अगर मुद्रा की अगर बात करेंगे तो मुद्रा क्या है यहाँ की, थाईलैंड की मुद्रा बताइएगा, थाई बात। थाई बात जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये पूर्वी एशिया का देश है थाईलैंड, इसलिए आपको जो है अपना पड़ोसी ही समझिएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, थाईलैंड की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है भारत है, भारत के जस्ट पूर्वी साइड में आपको जो है थाईलैंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है मलेशिया के ऊपरी भाग में आपको थाईलैंड मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चर्चा में है बीसीसीआई, चर्चाओं में है बीसीसीआई। कैसे चर्चाओं में है, देखिएगा अभी हाल ही में बीसीसीआई चर्चाओं में है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको स्पष्ट रूप से कह देना है कि बीसीसीआई चर्चाओं में क्यों है ना। ये देखना है कि सबसे पहला पॉइंट ये देखना होगा कि चर्चाओं में क्यों है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल, है ना, कि भारतीय क्रिकेट टीम का एक नया गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का, है ना, समझिएगा इस बात को। भारतीय क्रिकेट टीम है, 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें बॉलरों के लिए विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी, है ना, तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को जो है यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम का तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा।
अब यहाँ पर गेंदबाज नियुक्त कोच नियुक्त किया गया है, वो भी किस क्षेत्र के लिए? गेंदबाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, मतलब जो है वहां के प्रशिक्षित करने के लिए उनको, तो एक प्रकार से उन्हें गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर अगला देखिएगा, मुख्य कोच जो है भारत के अभी वर्तमान में कौन है? मुख्य कोच पुरुष वर्ग के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। तो इसे आप लोग जो है गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, वो भी किस वर्ग के? पुरुष वर्ग के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। यहीं पर अगर हम महिला वर्ग की अगर बात करेंगे तो महिला वर्ग के मुख्य कोच जो है आपको याद रखना होगा, इसमें आपको याद रखना होगा रमेश पवार को जो है आप लोग जो अच्छे से याद रखिएगा, ये महिला वर्ग के जो है मुख्य कोच के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहीं पर अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी महिला T20 की अगर बात करेंगे तो इसका आयोजन अभी होना कहां था? इसमें याद रखिएगा आईसीसी महिला T20 जो है जो होना कहां था? 2024 में बांग्लादेश में होना था। अब बांग्लादेश से इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया है, इसको स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये जो है बांग्लादेश से स्थानांतरित क्यों किया गया? जैसे आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में वहां की सरकार का जो एक प्रकार से तख्त पलट किया गया है ना, आम लोगों के द्वारा। तो इसी वजह से वहां जो है अभी जो है पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू नहीं हो रही है, चल नहीं रही है। तो इसीलिए वहां पर इस प्रकार की जो टूर्नामेंट का आयोजन करवाना या प्रतियोगिता का आयोजन करवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका स्थानांतरण करके कहां कर दिया गया? संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया है। अब बात ये आती है, यहां पर एक शब्द आ रहा है बीसीसीआई, दूसरा शब्द आ रहा है आईसीसी। तो आईसीसी जो है बीसीसीआई को नियंत्रित करता है ना। आईसीसी जो है बीसीसीआई जैसे भारत की अगर बात करें, है ना, आईसीसी इन सब का प्रमुख लीडर है। जैसे यहां पर हम बात करेंगे भारत का है ना, भारत में क्या है? बीसीसीआई है ना, पीसीसीआई। यहीं पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पीसीसीआई है ना। तो ये एक प्रकार से जो है आईसीसी जो होता है, जितने भी देश इसमें रजिस्टर्ड देश होते हैं उन सब की मतलब जो है एक प्रकार से लीडरशिप करता है। समझ में आया कि जो भी अगर खिलाड़ी भावना को प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो उसको एक प्रकार से आईसीसी क्या कर देता है? बैन कर देता है। ये एक प्रकार से भारत में संचालित होने वाली एक संस्था है जो क्रिकेट को नियंत्रित करती है। आईसीसी पूरे विश्व में संचालित होने वाली संस्थाएं जो भारत जैसी बीसीसीआई हो गया, पीसीसीआई हो गया, इन सब पर नियंत्रित करती है। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे यहां पर बीसीसीआई की, है ना। सबसे पहले हम आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी यहां पर देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून को इसकी स्थापना हो जाती, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको जो है अच्छे से इसको याद रखना होगा। ठीक है, हमने बात किसकी किया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात किया, जिसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। ठीक है, आगे इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब के भी दुबई में। तो दुबई में इसका मुख्यालय है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें सदस्य देशों की अगर बात करेंगे, सदस्य देश जो इसमें कितने हैं, तो यहां पर आपको बताना होगा कि कुल मिलाकर के 108 सदस्य देश है। ठीक है, 108 सदस्य देश है, जिसमें से अगर यहां पर हम ये देखा जाए तो 108 सदस्य देश है ना। इसको अच्छे से याद रखना कि कुल मिलाकर के आईसीसी में रजिस्टर्ड देशों की संख्या कितनी है? 108 है। अब 108 में से भी अगर किसी ने अवमानना की है तो आईसीसी क्या कर सकता है? उसको जो है पूरी तरह से बाइकआउट कर सकता है, मतलब जो है उसको सदस्य देश से हटा सकता है। ये अधिकार किसके पास में है? आईसीसी के पास में है। तो इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में चौथे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इसके प्रमुख अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, है ना, अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष पद पर अभी ये
आसीन है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, आईसीसी के बारे में हो गया। यहीं पर हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पर देखिएगा बीसीसीआई। ये जो बीसीसीआई है, अब भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली, जैसे राज्य स्तर पर जो टूर्नामेंट होता है ना, उन टीमों को तैयार करना, तो वहां से आगे देखिएगा हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई, तो यहां पर याद रखिएगा बीसीसीआई की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना हो जाती है 1928 में। इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो मुख्यालय जो मिल जाएगा आपको मुंबई, महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। बीसीसीआई जो है, यहां देखिएगा इसकी स्थापना हमने देखा 1928 में, है ना। मुख्यालय कहां पर देखा, मुंबई में है। इसके प्रमुख या फिर जो है इसके अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो है रोजर बिन्नी है। ठीक है, रोजर बिन्नी है। इन्हें अच्छे से आप लोग जो है इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बीसीसीआई के बारे में क्वेश्चन बन सकता है ना। 1928 में इसकी स्थापना हो जाती है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, विश्व और एक पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, विश्व की सबसे ज्यादा अगर जिसके पास अगर पैसा है तो वो संस्था कौन सी है, बीसीसीआई है। आगे देखिएगा, चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को भली भांति आप लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में अभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इस पुरस्कार की जो है इस पुरस्कार को वितरित किया गया। ठीक है, भारत में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे हाल ही में 2024 में ही इसे प्रारंभ किया गया। अब इसे 2024 में प्रारंभ किया गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि जो भी चीजें चर्चाओं में रहती है उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो इंपॉर्टेंट रूप से बनना ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहां पर देखिएगा हम बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो इससे पहले नहीं दिया जाता था, इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2024 से हुई है। हम बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार की, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे भटनागर पुरस्कार है ना, तो ये इन पुरस्कारों को क्षेत्र के हिसाब से दिया जाता था। लेकिन यहां पर जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो भी व्यक्ति, भारत का जो भी व्यक्ति होगा, अगर विज्ञान के क्षेत्र में अगर उत्कृष्टता दिखा रहा है या फिर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तो उनको जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन गणतंत्र मंडप में आयोजित किया गया एक पुरस्कार, ठीक है, समारोह के दौरान जो है 2024 में पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे पहले संस्करण के दौरान जो है 4 श्रेणियों में वितरित किया गया। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में वितरित किया गया। ये पहली श्रेणी की अगर बात करेंगे तो देखिएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक है, विज्ञान रत्न श्रेणी जो है एक प्रकार से हमने कितनी श्रेणियों में बांटा है, इस पुरस्कार को 4 श्रेणियों में बांटा है। इसमें पहली श्रेणी की अगर बात करेंगे तो विज्ञान रत्न है, जिसमें गोविंद राजन पद्मनाभन जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक है, तो इन्हें जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है विज्ञान श्री, जिसमें 13 वैज्ञानिकों को जो है सम्मान दिया गया। विज्ञान युवा पुरस्कार, है ना, विज्ञान टीम, तो ये एक प्रकार से जो है टीम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जिसमें बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। इसमें 33 लोगों को अभी स्थान दिया गया है, तो इसमें जो है 33 के 33 लोगों को जो है इसमें सम्मानित किया गया है। तो इसी प्रकार से हम जो है इन पुरस्कारों को अच्छे समझ लिया है। और यहाँ पर जो है ये जो किसके द्वारा दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसमें हमने ये देखा कि 2024 में इसकी स्थापना हो जाती है, 4 श्रेणियों में दिया जाता है। बस इतना ही याद रखना है। प्रमुख व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो गोविंद राजन पद्मनाभन को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। आगे यहां देखिएगा SJVN, NHPC और SCCI और रेलटेल कॉर्प, इन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब इसे समझने से पहले हमें मुख्य पॉइंट को समझना होगा कि नवरत्न कंपनी होती क्या है। ठीक है, अब हमने यहां पर देखा कि हम कितनी कंपनियों को यहां पर दर्जा दे रहे हैं, कितनी, 4 कंपनियों को जो है हम लोग जो है यहां पर दर्जा दे रहे हैं। किसका, नवरत्न कंपनी का दर्जा दे रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, दूसरा है नवरत्न कंपनी, है ना, और तीसरी जो आपने नाम सुना होगा मिनी रत्न कंपनी।
ठीक है, मिनी रत्न कंपनी। अगर हम इसे अगर कैलकुलेट करके देखें तो भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, नवरत्न कंपनियों की अगर बात करें तो इन चारों को भी अगर साथ में मिला दिया जाए तो अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के 25 महारत्न कंपनियां वर्तमान में संचालित है। यहां तक समझ में आ गया? मिनी रत्न कंपनियों की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 76 जो है इसमें मिनी रत्न कंपनियां हैं। 76 मिनी रत्न कंपनियों को भी यहां पर जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे यहां पर पहली श्रेणी की अगर बात करेंगे तो पहली श्रेणी में जो है 64 कंपनियां हैं। दूसरी सेकंड श्रेणी की अगर बात करेंगे तो सेकंड श्रेणी में कुल मिलाकर के 12 कंपनियां हैं। तो ऐसे ही हमने जो यहाँ पर जो है महारत्न कंपनियों की संख्या देखा, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनियों की संख्या देखा। अब ये महारत्न कंपनियां होती क्या है? तो सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि वे कंपनियां होती है जिनका आर्थिक रूप से देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, साथ में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित होना चाहिए। वही कंडीशन नवरत्न कंपनी की भी होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इसी को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो है इन 4 कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और ये नवरत्न कंपनियां मिला करके अभी जो वर्तमान में चारों को मिला करके अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो इन पॉइंटों को अच्छे से आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे सरकार के द्वारा 4 कंपनी को दर्जा दिया गया। जैसे हमने देखा SJVN, SCCI, NHPC और रेलटेल कॉर्प को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। कुल मिलाकर के नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये हमने विस्तार से यहां पर देखा है। रेलटेल की अगर बात करेंगे तो 22वीं नवरत्न कंपनी हो गई है ना। रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनी CPSC, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ठीक है, इसकी कंपनी की सालाना आय की अगर हम बात करेंगे तो 2622 करोड़ रुपए इसका जो है सालाना आय है। मुनाफा की अगर बात करेंगे तो 246 करोड़। यहां पर एक कंडीशन और एक हो जाती है कि जो महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां जो हो जाती है इनके 3 वर्ष के टर्नओवर को भी देखा जाता है। 3 वर्ष के टर्नओवर को इस प्रकार से देखा जाता है कि अगर आपने 25,000 करोड़ से ऊपर जो है आपने इसका टर्नओवर प्राप्त कर लिया है इन 3 वर्षों में, तो आपको जो है एक प्रकार से महारत्न कंपनियों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, मिनी रत्न कंपनियों के लिए उसके लिए लेवल थोड़ा कम रहता है, जैसे 15,000 करोड़ रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर नवरत्न मिनी रत्न कंपनी की बात करेंगे तो उसमें अलग क्राइटेरिया रहता है। तो हमने देखा SCCI जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना। SCCI के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, है ना, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है NHPC, नेशनल हाइड्रोलिटिक पावर कॉर्पोरेशन। अगला है SJVN जो है सतलुज जल विद्युत निगम। ये जो सतलुज जल विद्युत निगम जो है ये जो सतलज नदी के ऊपर जो है एक प्रकार से जल विद्युत परियोजना संचालित की गई है, तो उसको पूरी तरह से संचालित करती है। इसकी सालाना अगर आय की अगर बात करेंगे तो 2833 करोड़ रुपए इसकी सालाना आय है। ठीक है, इसमें मुनाफा लगभग 900 करोड़ रुपए का रहा। तो इसको हमने करंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट करके लाया है आपके लिए कि इसकी जो सालाना आय तो आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि SJVN थी या NHPC थी या फिर कोई और थी, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा कि इनमें से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो आपको ये चारों को पता होना चाहिए, चारों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। अगर आपको एक भी नहीं पता है तो आप जो है गड़बड़ करके आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आपको चारों पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कंपनियां हैं, इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख जो है क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं हम, जो 1 लाइन फैक्ट की बात करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है आपसे जो इन टॉपिकों में सम्मिलित नहीं होंगे तो उनको हम लोग जो है क्वेश्चन में सम्मिलित करके हम आगे इसे समझेंगे। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यहां पर आप जो है इसमें ए पॉइंट लगा सकते हैं, मनु भाकर। मनु भाकर की अगर बात करेंगे तो किस खेल से संबंधित है ना, शूटिंग से संबंधित है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? भारत का जो
डिजिटल भुगतान है, अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के विश्व की अगर भुगतान की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 100% भुगतान है। अब इसमें से अकेले भारत की हम बात करेंगे तो अकेले भारत का योगदान की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर हमने यहां पर जो है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंकों का बैंक, है ना, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? आरबीआई। भारत का बैंकों का बैंक कौन सा? आरबीआई। भारत में नोटों का संचालन करने वाला बैंक कौन सा? आरबीआई, है ना। तो ये एक प्रकार से जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की और इसने 100% जो डिजिटल भुगतान है उसमें से भारत का जो रैंक जारी की है, उसमें प्रतिशत जो मात्रा निकाली है कुल मिलाकर के, तो इसमें याद रखिएगा 48.5% जो है आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला जो देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। और इसमें इसकी प्रतिशत मात्रा की अगर बात करेंगे तो 48.5, पूरे कुल मिलाकर के कितने? 100% में से। अब 100% में जैसे से हमने क्या बात कर लिया, 48% तो हमने भारत को दे दिया। अब बचे हुए जो देश है अब उनमें हम जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके उसको निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, तो ये किसने रिपोर्ट जारी की है? आरबीआई ने। तो डिजिटल भुगतान में भारत का प्रतिशत कितना? 48.5। अगला, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसमें आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। आगे, है ना, आगे राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम, ये देखिएगा अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा, अशोक मंडप कर दिया गया है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे, किस देश में प्राचीन स्मारकों के खंभों पर खुदा दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर? इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर हाल ही में किस देश में मिला है? तो आपको इसमें बताना है तुर्की देश जो है, इसमें आपको याद रखना होगा। तुर्की की अगर बात करेंगे तो ये किस महाद्वीप का देश है? तो है ना, इसको भी आप लोग जो अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें हमने जो सबसे पुराना जो कैलेंडर आप जो है खंभों पर खुदा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का सबसे पुराना कैलेंडर कहां पर मिला? तुर्की में मिला। तो इसी प्रकार से हमने प्रमुख जो है क्वेश्चनों को भी देखा, प्रमुख जो है पॉइंटों को देखा कि किस प्रकार से वहां से क्वेश्चन बनते हैं, और हम एक एक टॉपिक को विथ डिस्क्राइब करके हम लोग जो है आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि उन पॉइंटों के साथ जो है आपके करंट अफेयर्स में कोई कमी ना रह जाए, है ना। जैसे हमने देखा बीसीसीआई को देखा, आईओसी को देखा। आईओसी क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में है तो उसका रीजन बता दिए आपको, और साथ में उसका जो है बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।